Welcome students in this new video. Today we will start a new chapter, that is human health and disease. तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं. Health for a long time was considered a state of body and mind where there was a balance of certain humors. तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिमिटिव थ्योरी. एक पुरानी थ्योरी है, उसके अनुसार हमारे शरीर में कुछ ह्यूमर्स होते हैं और 4 ह्यूमर्स के बारे में बताया गया है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो इन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर, तो हमारी जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो ठीक रहता है, हमको कोई इलनेस या डिसीज़ नहीं होती. दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine asserted. तो हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है और जो हिपोक्रेट्स थे, जो ग्रीक थे, इनके अनुसार ये ह्यूमर वाली थ्योरी काम करती थी और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ह्यूमर्स के ऊपर, जो हमारा बिहेवियर है वो ह्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट था. इट वॉज थॉट दैट पर्सन्स विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्ड टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स. तो 4 ह्यूमर्स में से एक ह्यूमर था ब्लैक बाइल, और ये कहा जाता था कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा उसकी पर्सनैलिटी जो है हॉट पर्सनैलिटी होगी और उसको फीवर भी आएंगे. तो ये जो आइडिया था एक तरीके से रिफ्लेक्टिव था, मतलब कि बाहर से देख करके ही किसी पर्सन को और उसके ब्लड के सेडिमेंटेशन के रेट पर या उसके ब्लड के ये कह सकते हैं क्लॉटिंग के बेसिस पर ये कहा जाता था कि ये पर्सन जो है उसके ह्यूमर्स कैसे हैं. तो मैं इसके बारे में अभी थोड़ा आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिटेल में. तो जो ह्यूमर्स का कंसेप्ट है, ह्यूमर्स, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ साइंटिस्ट्स के नाम पता चलेंगे. जैसे एक हैं एल मेयॉन, ठीक है, और एक हैं हिपोक्रेट्स, ठीक है. तो इन लोगों ने यूजुअली सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि बॉडी के अंदर ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, और हिपोक्रेट्स को ज़्यादा इसका श्रेय दिया जाता है, इनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है ह्यूमर की थ्योरी के लिए. व्हाट दे सेड, इन्होंने क्या कहा है? दे सेड दैट एक्सट्रीम एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी ये जो ह्यूमर्स हैं इनकी एक्सेस हो जाए बॉडी में या इनकी कमी हो जाए तो होगा क्या कि जो पर्सन है इट विल शो द साइन ऑफ इलनेस. वो पर्सन जो है बीमार होगा या इलनेस के साइन शो करेगा, ठीक है. आगे चल के ये कहा गया, एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था गैलेन. तो गैलेन ने और हिपोक्रेट्स ने, दोनों ने आगे चल के अलग अलग तरीके से क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि ए मॉडरेट इम्बैलेंस, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ दीज फ्लूइड्स produce temperament. टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर. तो किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, जो टेम्परामेंट है, वो उसके बॉडी फ्लूइड्स के मिक्सचर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो उसके ह्यूमर्स हैं उसके बैलेंस पर ही डिपेंडेंट है. और अगर ह्यूमर्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके अनुसार बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना. अब
एक साइंटिस्ट थे रॉबिन फेहरेयस, FAHRAEUS। तो इन्होंने 1921 में ये क्लियर किया, ये बताया कि ये जो 4 ह्यूमर्स थे इनके बारे में कैसे पता लगाया गया होगा। तो ही सजेस्टेड दैट 4 ह्यूमर्स वर बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर। तो एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर अगर एक ब्लड की ड्रॉप को या थोड़ा सा ब्लड जो है वो छोड़ दिया जाए और उसको फिर क्लॉट होने दिया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा। जो भी एक ऑब्जर्वेशन आएगा उसके बेसिस पर ही उन्होंने ह्यूमर्स को डिफाइन किया। तो उन्होंने ये बताया कि जो डार्क, जैसे अगर हम देखेंगे ये ड्रॉप, सपोज हमारे सामने ये ड्रॉप है, ये मैंने एनलार्ज कर दी है ड्रॉप, ठीक है। तो इस ड्रॉप में सबसे नीचे एक डार्क क्लॉट बनेगा जिसको कहा जाएगा ब्लैक बाइल। मैं इसको ब्लैक कलर ही दे देता हूँ, इसको कहा जाएगा ब्लैक बाइल। मतलब जो एक आपका ब्लड सैंपल था उसको क्लॉट होने दिया जा रहा है, तो सबसे नीचे एक लेयर बन जाएगी ब्लैक बाइल की। उसके बाद फिर एक लेयर बनेगी रेड ब्लड सेल्स की जिसे कहा जाएगा ब्लड। नाउ दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ब्लड बिकॉज ये लाल नज़र आएगी। देन उसके ऊपर एक वाइटिश लेयर होगी जिसको कहा जाएगा फ्लेम, और एक चौथी लेयर होगी सबसे ऊपर येलोइश जिसे कहा जाएगा येलो बाइल। तो मैं नाम लिख देता हूँ। ये सबसे ऊपर जो लेयर आई है ये है येलो बाइल, ठीक है। और ये सेकेंड लेयर है फ्लेम। इस तरह से होता है। तो ये अब आपके सामने 4 ह्यूमर्स हैं, अंडरस्टैंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से इनको फाइंड आउट किया गया था, और इनको में भी ये लोग कहते हैं कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसके बेसिस पर ही उनको फाइंड आउट किया गया था। तो जो लेयर्स बन जाती हैं ब्लड की क्लॉटिंग के बाद, उन लेयर्स के बेसिस पर 4 ह्यूमर्स को सिलेक्ट किया गया या आइडेंटिफाई किया गया। तो आगे चल के इसी को बिहेवियर के साथ, पर्सन के पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया ह्यूमर्स के। अगर ह्यूमर्स में देखा जाए, चारों ह्यूमर्स में अगर किसी पर्सन में ब्लड वाला ह्यूमर ज़्यादा है, तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स उसके पास काफ़ी हैं और जो ब्लड वाला ह्यूमर है उसके पास ज़्यादा, तो वो पर्सन कैसा होगा? फ्रेंडली होगा, एंथुजियास्टिक होगा, जोक करेगा, लाफ करेगा, ठीक है, खुश रहेगा, और एक्टिव होगा, सोशल होगा, ठीक है ना, उत्साही होगा, ठीक है, इस तरह से, यानी एंथुजियास्टिक होगा। तो उसका मतलब ये कि अगर किसी पर्सन में ब्लड वाला ह्यूमर ज़्यादा है तो उसके पास ये सारे फीचर्स होंगे। सेकंड जो बिहेवियर के साथ इसका रिलेशन किया गया वो ये था कि किसी पर्सन में अगर येलो बाइल ज़्यादा है तो क्या होगा? तो वो पर्सन जो है बिटर होगा, मतलब कड़वा इंसान होगा। कड़वा मतलब व्यवहार से कड़वा, है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वो काफ़ी डेयरिंग भी होगा, डेयरिंग पर्सन। और उसकी जो स्किन होगी वो लगभग येलो टाइप की होगी, पेल येलो और ग्रीनिश भी हो सकती है। तो स्किन का कलर ऐसा होगा, ग्रीनिश और पेल येलो काइंड।
ये पर्सन जो है काफ़ी एग्रेसिव होगा और एंगर इसको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये बिहेवियर को रिलेट किया गया है ह्यूमर के साथ। थर्ड ह्यूमर है हमारा फ्लेम। तो अगर किसी पर्सन में ये ह्यूमर ज़्यादा है तो वो पर्सन कैसा होगा? लो स्पिरिटेड होगा, यानी स्पिरिट नहीं होगी उसमें बहुत ज़्यादा, उत्साह कम होगा, फॉरगेटफुल होगा, वो भूल जाएगा बहुत चीज़ों को आसानी से। वाइट हेयर उसके ज़्यादा होंगे बॉडी में, जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके बाद वो पर्सन जो है लैक ऑफ फीलिंग शो करेगा, इमोशन कम होंगे उसके, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फीलिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं फ्लेम के साथ एसोसिएटेड हैं। और चौथा ह्यूमर है हमारा ब्लैक बाइल। तो अगर किसी पर्सन में ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो वो पर्सन लेज़ी होगा, फियरफुल होगा, यानी काफ़ी डरपोक होगा, बीमार बहुत रहता होगा, सिकली काइंड ऑफ अ पर्सन, और ब्लैक आइज़, ब्लैक हेयर ज़्यादा होंगे उसके, ठीक है। और ये पर्सन जो है डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जा सकता है, काफ़ी जल्दी अवसाद में या डिप्रेशन में जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स जोड़े गए अलग अलग ह्यूमर्स के साथ, और किसी पर्सन की जो आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी है उसको इसके साथ जोड़ा गया। तो मैंने अभी आपके साथ यही डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये भी कहा गया कि किसी पर्सन के अगर ब्लैक बाइल है ज़्यादा तो उसकी पर्सनैलिटी हॉट पर्सनैलिटी कहलाएगी, ठीक है। और वो जो पर्सन है बुखार से ग्रसित होगा बहुत जल्दी, फीवर आएंगे उसको। तो आगे चल के फिर क्या हुआ, विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी डिस्कवरी की और बताया कि जो बॉडी टेम्परेचर है पर्सन, जैसे जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होते हैं। सो ही डेमोन्स्ट्रेटेड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। तो जब ऐसा हो गया कि किसी साइंटिस्ट ने शो कर दिया थर्मोमीटर के हेल्प से कि किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर, जिसको ब्लैक बाइल वाली कैटेगरी में रखा गया, उसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये थ्योरी डिसअप्रूव हो जाती है। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है वो डिसअप्रूव हो गई विलियम हार्वे के आते ही, क्योंकि विलियम हार्वे ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको डिसअप्रूव कर दिया। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो आगे चल के जो विज्ञान है उसमें काफ़ी तरक्की हुई और फिर ये बताया गया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सब के सब हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और हेल्थ को और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो हैं सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी किसी भी चाइल्ड के पास जो जीन्स हैं जो उसको पेरेंट्स से मिले हैं वो उसकी मेडिकल कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डेफिशिएंसीज अगर हैं उसके जीन्स में, बॉर्न डेफिशिएंसीज जिनको वो लेकर के पैदा हुआ है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। तो वो चाइल्ड इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से फ्रॉम बर्थ, तो इससे उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। सेकेंड, इन्फेक्शन से हेल्थ ख़राब हो सकती है। ऐसे पैथोजेंस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आ जाते हैं, तो पैथोजेंस की वजह से इन्फेक्शन होता है और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका जीवन का जीने का तरीका, जो रहन सहन है, जैसे आप जो पानी पीते हो, खाना खाते हो, वो भी इसमें शामिल है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड हैं। आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से रेस्ट करते हो, आपकी हैबिट्स क्या हैं,
तो इन सब की वजह से भी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो जो हेल्थ है, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। तो आजकल क्या है, आप सुनेंगे अलग अलग लोग हेल्थ का नाम यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग सेंस में यूज़ करने लगे हैं आजकल। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फिज़िकल फिटनेस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हेल्थ को अगर हम डिफ़ाइन करने जाएँ तो हम ये कहें कि डिसीज़ का नहीं हुआ है तो उसका मतलब आप हेल्दी हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। या फिज़िकली फिट है कोई पर्सन तो वो हेल्दी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज किसी पर्सन को अगर हेल्दी होना है तो उसको फिज़िकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होना पड़ेगा। तो अगर आप केवल फिज़िकली हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी हेल्थ मिली हुई है, आपको मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, तब जा कर के आप हेल्दी कहलाएंगे। तो व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality। तो हमारे देश में आजकल आप देख रहे हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, यानी जो शिशु मृत्यु दर है, वो कम हो गई है, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो भी कम हो गई, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई हैं। और अगर हेल्दी रहेंगे आप, है ना, पीपल हेल्दी रहते हैं तो उससे वो अच्छा इफ़िशिएंट इंसान बन जाता है, और देश के लिए, सोसाइटी के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, अपने खुद के लिए भी एक अच्छा उसके लिए फैक्टर होता है हेल्थ। द बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। और योगा भी इसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपको ये पता है, अवेयरनेस भी है, अगर आपको मान लो डिसीज़ के बारे में और उनका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर आपने वैक्सीनेशन को यूज़ किया हुआ है ना, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़, तो आप हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा जब आप जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उसको क्लीन रखना जानते हैं तो भी आप हेल्दी रहेंगे। आप वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि वेक्टर्स को, जो कि डिसीज़ को इधर से उधर कैरी करते हैं, पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारा एक मॉस्किटो है वो वेक्टर है, फ्लाइज़ होती हैं, तो इनको अगर कंट्रोल करेंगे तो भी आप हेल्दी रहेंगे। फूड और वाटर की हाइजीन को मेंटेन करना भी हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। तो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। तो जब हमारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स ठीक से काम ना करें और कोई एक ऑर्गन या कोई एक ऑर्गन सिस्टम अगर अफेक्ट होने लग जाए और जिसके साइंस और सिम्टम्स हमें दिखाई देने लग जाएं, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है कि हम हेल्दी नहीं हैं और हमें क्या है, डिसीज़ है। तो डिसीज़ को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज़ और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। तो जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है ना, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसके अलावा कोई भी फंगल डिसीज़ है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। बैक्टीरियल डिसीज़ हैं जैसे कि टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। दीज आर इन्फेक्शियस डिसीज़। ओके, आजकल कोरोना वायरस के हम लोग काफ़ी केसेस देख रहे हैं, कोविड-19, तो कोविड-19 भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेज सच एज एड्स आर फेटल। अब एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ हो सकती है। तो ये भी जानलेवा है, फेटल है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आ जाती हैं वो डिसीज़ जो आसानी से क्या, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि गॉइटर है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर हो गया। तो ये डिसीज़ जो हैं नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अगर अपनी हेल्थ को देखें तो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ से भी असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में थी। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।